कि आज हमारा 6th सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की, और उसमें से जो एक चीज़ हमने बहुत ज़ोर दे के डिस्कस की थी वो था अनकंडीशनल लव। कि 7 साल की उम्र तक आपको बच्चे के साथ एक दोस्त बन के रहना है, उससे एक बॉन्ड क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको उसको अनकंडीशनल लव देना है। ठीक है। और मैंने लास्ट सेशन में बोला था अनकंडीशनल लव आपको देना है, लेकिन आपको उसको पैम्पर या ओवर पैम्पर नहीं करना है। तो अगर हम बच्चे को अनकंडीशनल लव देंगे, उसके साथ साथ पैम्परिंग और अनकंडीशनल लव, इन दोनों का बैलेंस हम कैसे क्रिएट करें, और इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हम बच्चे को ओवर पैम्पर कर रहे हैं या हम बच्चे को मोहब्बत दे रहे हैं, हम बच्चे को अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, और इसके पैरामीटर्स क्या होंगे। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। बच्चे को ज़ोर से नहीं बोलना है, डांटना नहीं है, उसको किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में नहीं रखना, हर चीज़ में आपको उसके साथ होना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक सी बॉर्डर लाइन है, और जिसके लिए एक टर्म भी होती है कि बच्चे के ऊपर या बच्चे के साथ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? हर वक्त बच्चे के सर पे सवार रहना, कि उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप ना हो पाए, उसको एक सेफ़ प्लेस देनी है, मगर इतना नहीं कि आप उसको चीज़ें एक्सप्लोर ना करने दें। ठीक है। तो उसी के आज हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि हम कैसे पता चलेगा कि हम बच्चे को पैम्परिंग कर रहे हैं या ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं। एक बॉर्डर लाइन क्या होगी कि हम उसको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं या हम उसको पैम्परिंग दे रहे हैं, क्योंकि पैम्परिंग जो है वो हमेशा रिज़ल्ट आउट होती है मैनिपुलेशन में। और हम देखते भी हैं अपने आसपास हमारे माशरे में कि एक इंसान एडल्ट हो जाता है फिर भी वो कितना ज़्यादा मैनिपुलेट रहता है, और दूसरों को भी वो फिर वही करता है ना। तो जो बच्चे की स्टार्टिंग के 0 to 7 ईयर्स है ना, वो उसका डिसाइड करेंगे कि वो कैसा इंसान बनेगा, और इसके बारे में बहुत रिसर्च भी हो चुकी है कि 0 to 7 ईयर्स आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बाकी तो वो अल्लाह ताला का रहम है कि अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे दे। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। चलिए हम ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पैम्परिंग कर रहे हैं, इसका सबसे पहला साइन क्या है? सबसे पहला साइन ये होगा एक्सेप्टिंग एवरी विश। आप अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। उसने जो बोल दिया, उसने जो मांगा, अरे, और इतनी एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो बोली जाती है कि हम तो बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, है ना। फादर है वो कभी कभी किसी बात पे रोक भी देता है कि नहीं नहीं हमें ये चीज़ बच्चे को लेके नहीं देनी, लेकिन बच्चे ने क्योंकि डिमांड की है तो माएँ बोलती हैं। मैंने देखा है माँ को बोलते हुए, अरे नहीं आप दिला दीजिए ना, महंगा है तो क्या हुआ, हम अगले मंथ के बजट में एडजस्ट कर लेंगे, इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं। तो क्या आपका गोल इतना छोटा है कमाने का? आपका मयार कमाने का इतना छोटा है कि आप सिर्फ बच्चे के लिए ही कमा रही हैं? क्या और कोई गोल नहीं है कमाने का? अल्लाह ताला ने जो भी आपको माली हैसियत दी है उसका गोल सिर्फ इतना ही है कि बच्चों की डिमांड्स पूरी की जाए, जायज़ या नाजायज़ सारी डिमांड्स। उसने जिस टॉय पे हाथ रख दिया वो उसको लेना है। उसके पास ऑलरेडी 3 4 5 पेयर्स हैं शूज़ के, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसको अच्छा लग गया, उसकी नीड नहीं है लेकिन उसको वो चीज़ अच्छी लग गई तो हमें उसको दिलानी है। क्यों? क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। इतना शैलो गोल है कि आपका। तो बच्चे की हर विश एक्सेप्ट आपको नहीं करनी है। अब कौन सी विश एक्सेप्ट करनी है? आपको बच्चे को जब चीज़ें दिलानी हैं, अब उसके डिज़ायर्स, उसकी डिमांड्स पूरी करनी है, तो वहाँ एक क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया क्या होगा? क्या ये इसकी नीड है? डज़ ही नीड इट और नॉट? और उसको आपने आदत डालनी है वाई का आंसर देने की, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बहुत डीपली डिस्कस किया था। और नहीं सॉरी, लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, और हमने ये चीज़ मार्फतुल्लाह पे डिस्कस की थी कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, उसको वाई का आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, क्यों, वॉट और हाउ से बढ़कर आगे क्यों। अगर उसको कोई शूज़ चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, कोई भी एसेट, कुछ भी, एनीथिंग ही वांट्स,
तो उसको पता हो कि मुझे मम्मा पापा को एक लॉजिकल रीज़न देना पड़ेगा, मुझे मम्मा पापा को वाई का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। एक बहुत रेयर केसेस में कभी होता है, साल में एक दो बार आपने उसको एक कोई चीज़ दिला दी जो उसको अच्छी लग रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जर्नल वे में सिर्फ उसको हर वो चीज़ दिलाते जाना जो जिस पे उसने हाथ रख दिया, जो चीज़ उसको अच्छी लग रही है, आप उसको एक अपनी ख्वाहिश नफ्स का इंसान बना रहे हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह अल इसरा की आयत है ये, सूरह बनी इसराइल की। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन, जो फ़ुज़ूल खर्च करने वाले लोग हैं, जो फ़ुज़ूल खर्ची करने वाले लोग हैं, वो कौन है? इख्वानश शयातीन, शैतान के भाई हैं। वकान शैताना लिरब्बिही कफूरा, और जो शैतान है ना वो तो अपने रब का नाशुक्रा है। तो नाशुक्री क्या होती है? स्कॉलर्स वो बताते हैं इस आयत के बारे में, नाशुक्री जो होती है, आपने कोई चीज़ रैंडमली बस ले ली, कोई चीज़ ख़रीद ली कि जो चीज़ चाहा, जिस पे मन चाहा आपने उस पे हाथ रख दिया, बिना ये जाने कि ये मेरी ज़रूरत है या नहीं है। या आज के मॉडर्न दौर में हम देखें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ऐड टू कार्ट हम करते रहे, ठीक है। वेबसाइट पे गए, शॉपिंग वेबसाइट्स पे गए, जस्ट वी आर क्लिकिंग ऑन कि हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है। तो जो बच्चा अच्छी लगने पे चीज़ें लेता रहेगा या माँ बाप दिलवाते रहेंगे, वो बच्चा आगे जाके मैनिपुलेटर बन सकता है। दूसरा, हाँ, मेक हिम आंसर वाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उस बच्चे को बचपन से पता हो कि मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मुझे अपने माँ बाप को एक लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ यू आर पैम्परिंग हिम और ओवर पैम्परिंग हिम, आप उसको ओवर फैसिलिटेशन करते हैं, और ये तो खासकर माएँ ही करती हैं, और ऊपर वाला पॉइंट भी अक्सर माएँ ही करती हैं। बाप फिर भी एक समझदारी से चलते हैं, ठीक है। ओवर फैसिलिटिंग क्या है? मेक देम अवेलेबल एवरीथिंग, उनको सब कुछ अवेलेबल करके देना, ठीक है। जो चीज़ वो खुद भी कर सकता है उस चीज़ को भी अवेलेबल करके देना, और उनको हार्डशिप और चैलेंजेस से दूर रखना। जैसे एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो ज़िद कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है, नहीं मुझे स्लीपर्स नहीं पहननी, मुझे बिना स्लीपर्स के बाहर जाना है, और माँ इतना ओवर प्रोटेक्टिव होके बोले जा रही है, नहीं बेटा आपको तो स्लीपर्स पहननी पड़ेगी, बाहर तो धूप है, आप ऐसे मत जाओ, और दोनों में बहुत आर्गूमेंट हो रहे हैं। लेट हिम गो, उसको जाने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें। जब उसके धूप में पैर जलेंगे, नेक्स्ट टाइम वो ये चीज़ सीखेगा कि हाँ मुझे जो है बिना चप्पल के नहीं जाना, या उसको थोड़ी हार्डशिप दिलाएं। अगर, और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, दूसरा एग्जांपल, जिनको एसी की इतनी बुरी आदत है, वो बिना एसी के सो ही नहीं सकते। लाइट चली जाए तो बस वो तो दे कांट स्लीप, उनको फ़ैन, कूलर, एसी नहीं, उनको एसी चाहिए ही चाहिए, उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता सिर्फ फ़ैन में। तो बच्चों को ऐसी आदत मत डालें। ऐसी आदत बच्चे को किसने डाली? अगर बच्चा 24 घंटे एसी में रहता है, उसको तो वो धूप में निकल ही नहीं सकता, वो गर्मी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ये वाली आदत किसने डाली? माँ बाप ने डाली ना। तो उनको चैलेंजेस और हार्डशिप दें, उसका मज़ा चखाएं। अगर बच्चा धूप में जाना चाह रहा है, उसको लेके जाएं। आपके पास अगर कार है तो कभी कभी उसको पैदल भी लेके जाएं, उसको स्कूटर पे भी लेके जाएं। उसको हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। और यही बच्चे मतलब एक 14 साल का भी बच्चा हो जाता है, उसको इतना माँ जो है ओवर फैसिलिटेट करती है, हर चीज़ अवेलेबल करके देती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक माँ है और वो बीमार पड़ गई है, और वो बच्चा इतना ओवर फैसिलिटेट होता रहा कि वो, जब उसकी माँ बीमार पड़ गई, वो एक रोटी तक बना के अपनी माँ को नहीं दे सकता। आप सब में से अगर कोई टीचर्स है ना, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चों के साथ एक सर्वे करें। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल, आप उनसे पूछें लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि आपने अपनी मदर को कुछ बना के खिलाया था। और ख़ासकर प्लीज़ लड़कों से ज़रूर पूछें, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि आपने अपने कपड़े बेटा खुद धोए थे। लास्ट टाइम कब हुआ था कि जब आपने बर्तन धोए थे। आप खुद भी जानते कि कितने बच्चों के हाथ उठेंगे ना, लड़कों के, लड़कियों के तो शायद फिर भी उठ जाएं, लड़कों के तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठेंगे। क्यों?
क्योंकि माँ बीमार भी हो, माँ बोलती नहीं नहीं बेटा तुम मत करो, मैं खुद कर लूँगी, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरी हालत कितनी बुरी है, मैं खुद कर लूँगी, तुम बैठ के अपना होमवर्क करो, क्योंकि मैं तुम्हें ओवर फैसिलेट करके इतना ख़राब कर दूँगी, जो कि माएँ करती हैं, कि तुम्हारी जनरेशन्स तक इस चीज़ को भुगतेंगी। और ऐसा ही होता है। तो ये है ओवर पैम्परिंग। तो आप प्लीज़, आप में से जो टीचर्स हैं वो ये टास्क करें, और जब बच्चे हाथ ना उठाए ना तो उनसे पूछिएगा लास्ट टाइम आपकी माँ कब बीमार हुई थी, और जब माँ बीमार हुई थी तो घर का काम किसने किया था, और जिनके घर में मेड्स हैं तो मेड ने कभी छुट्टी की होगी और माँ भी बीमार हुई होगी, तो आपने कब लास्ट टाइम काम किया था जब आपकी मदर बीमार थी, अपनी मदर को एक कप आपने चाय बना के पिलाई थी। और प्लीज़ इसका रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद है अनड्यू फेवरिंग। थर्ड साइन है, अगर आप अपने बच्चे के साथ पैम्परिंग कर रहे हैं, और ये तो बहुत होता है, और ख़ासकर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और ये सारे सेशंस कंडक्ट करने से पहले, कंडक्ट करने के दौरान मैंने बहुत सर्वे किया है, बहुत ज़्यादा अलग अलग मदर से पूछा, और मतलब मेरी एक आदत भी है, और अब तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा मेरी आदत बढ़ गई है कि मैं चीज़ें बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ, और ख़ासकर जब एक मदर और बच्चे का एक रिलेशनशिप होता है ना, वो तो मैं बहुत गौर से देखती हूँ, और वहाँ मैं ये पॉइंट मतलब पिक करती हूँ वहाँ से कि मुझे क्या चीज़ नहीं करनी है। तो ये चीज़ तो जॉइंट फैमिली में बहुत होती है अक्सर, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अनड्यू फेवरिंग। चाहे मेरा बच्चा कितना गलत है, चाहे मेरा बच्चा कुछ भी है, मुझे अपने बच्चे का ही फेवर करना है, नहीं मेरा बच्चा ही ठीक है। होता है ना ऐसा, आपको नहीं पता अपने बच्चे को कितना ख़राब कर रही है ये चीज़ करके, और आप अपने हक़ में भी गुनाह कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप इंसाफ के लिए नहीं बोल रही, आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए बोल रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? सूरह निसा की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, गवाह हो जाओ बिल क़िस्त, जस्टिस पर, ईमानदारी पर, हक़ की बात कहने पर, लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, इन शॉर्ट हक़ की बात बोला करो, इंसाफ की बात बोला करो। वलाउ अला अनफुसिकुम, चाहे वो तुम्हारे ही अपने खिलाफ हो, चाहे मेरे ही खिलाफ कोई बात हो रही है ना। आप देखिए अक्सर हम झूठ क्यों बोलते हैं, खुद से मतलब खुद को बचाने के लिए, कि मुझे डांटना पड़ जाए, मुझे मारना पड़ जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो ये हाँ वही है कि चाहे खुद के ऊपर भी आपको इल्ज़ाम लगाना पड़ जाए, लेकिन हक़ का साथ दो, जस्टिस का साथ दो। वला वालिदैनी, चाहे अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके तुम्हें हक़ बोलना पड़े या इंसाफ की बात बोलनी पड़े। वल अक़रबीन, चाहे अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बोलना पड़े। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा है तो आप अनड्यू फेवरिंग किए जाएंगी, नहीं, आपको सच का साथ देना है। आप देखिए यही बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, उसकी शादी हुई भी है, और दोनों तरह के केसेस होते हैं। वो अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर बात पे अपनी वाइफ की ही साइड लेगा, और बाकी सब उसके सामने गलत होंगे। ठीक है, उसकी मदर या बाकी हर कोई गलत होगा, या फिर वो सिर्फ अपनी मदर की ही साइड लेगा, उसकी बीवी चाहे वो जुल्म में पिस रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उसको सिर्फ अपनी मदर की साइड लेनी है। तो ऐसे ही बच्चे बनते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, वो ये वाली जो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो उन्होंने बचपन में देखी होती हैं। जब आप अपने बच्चे के साथ अनड्यू फेवरिंग करेंगी, आप अपने साथ तो गलत कर ही रही हैं, अल्लाह ताला को आपको हिसाब देना होगा, लेकिन आप उस बच्चे के साथ भी गलत करिए। क्यों? क्योंकि ही इज़ नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो आपसे सीख रहा है कि चाहे हक़ की बात हो चाहे ना हो, चाहे मैं गलत हूँ चाहे ना हूँ, मेरी माँ तो मेरा फेवर करती है, और हक़ बोलना, सच बोलना, इंसाफ की बात बोलना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसने आपसे सीख ली ये बात। ठीक है, उसने ये बात नॉर्मल वे में रिकॉर्ड कर ली। मैंने पहले भी बताया था 0 to 7 ईयर्स तक बच्चा सिर्फ एक रिकॉर्डर है, अभी उसको सही गलत नहीं पता, और बच्चों को हर चीज़ पता चल जाती है क्योंकि उसको अंदर से पता होगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने कोई गलत चीज़ की, ठीक है, उसने किसी दूसरे बच्चे को बिना बात के मार दिया, पिंच कर दिया, कोई नुकसान पहुंचा दिया। अब आके उसकी मदर बोल रही है किसी दूसरे वाले बच्चे की मदर कि आपके बच्चे ने तो ऐसा किया। बजाय अपने बच्चे को डांटने के या उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के, जस्ट बिकॉज ही इज़ योर चाइल्ड,
वो माँ क्या करती है, अपने बच्चे का फेवर, नहीं नहीं ये तो ऐसे कर ही नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, नहीं 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 ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मेरा बच्चा ऐसे करे। अब उस बच्चे ने नोटिस कर लिया आपकी ये चीज़ कि आप नाइंसाफ़ी के लिए बोलती हैं, और ये आगे जाके आप ही के ऊपर भारी पड़ेगी ये चीज़। तो अनड्यू फेवरिंग, ओवर फैसिलिटेशन और एक्सेप्टिंग एवरी विश, दीज आर द साइंस कि आपका बच्चा मैनिपुलेट हो रहा है, आपका बच्चा ओवर पैम्पर हो रहा है, ये कुछ अनकंडीशनल लव से ज़्यादा बाउंड्री लाइन से बाहर चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दो तरह के एक्सट्रीम केस आप सब एग्री करेंगे होते हैं, और जो मैंने भी इतना टाइम, जो मैंने सर्वे किया, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, और जो इतना वक्त गुजरा भी है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो दरमियाने किस्म के पेरेंट्स होते हैं ना, तो ना तो बहुत ओवर पैम्परिंग करते, ना तो ओवर स्ट्रिक्टनेस करते, वो बहुत कम होते, बहुत रेयर होते हैं। या तो हमारे माशरे में बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट होंगे, हर बात पे डांटना, हर बात पे मारना, बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, या फिर ओवर पैम्परिंग वाले पेरेंट्स होंगे। तो अगर आप बच्चे की ओवर पैम्परिंग करते हैं या फिर बच्चे के साथ ओवर स्ट्रिक्टनेस करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं, उसके दो रिजल्ट्स निकलेंगे। और जब आप अभी मैं आपको ये रिजल्ट्स बताऊंगी ना, आपको ये साइंस बताऊंगी, आपके दिमाग में खुद आसपास लोग आने लगेंगे, आप तो बोलेंगे हाँ, और हो सकता है हम में से भी कोई ऐसा हो। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारे साथ या तो ओवर पैम्परिंग हुई है या ओवर स्ट्रिक्टनेस हुई है, जिसका रिजल्ट आज है या तो हम डोमिनेंस पर्सनालिटी बन जाएंगे या फिर हम सबमिसिव पर्सनालिटी बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जिस बच्चे के साथ ओवर पैम्परिंग होती है ना, वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा डोमिनेंस पर्सनालिटी बन जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक पर्सनालिटी है। और अक्सर ये जो पर्सनालिटी है ना, डोमिनेंस पर्सनालिटी, वो मर्दों में होती है। क्या होता है जब आप ओवर पैम्परिंग करते हैं ना बच्चे को, जो मैंने ऊपर सारे साइंस बताए, अब बच्चे को बहुत ओवर पैम्परिंग मिली, हर चीज़ उसको अवेलेबल मिली, जो जिस चीज़ पे उसने हाथ रख दिया उसको वो सब कुछ मिला, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि आई डिज़र्व एवरीथिंग। ठीक है, मुझे तो अल्लाह के फजल से नहीं, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे इसीलिए ये सारी चीज़ें मिली। तो वो बच्चा क्या सोचता है कि आई डिज़र्व एवरीथिंग क्योंकि उसको बचपन से माँ बाप ने सब कुछ अवेलेबल करके दिया, जो चीज़ मुझे मिल रही है, जो नेमत, जो फजल, जो रहमत, कुछ भी मेरी मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही है, वो उसका जो क्रेडिट है वो अल्लाह ताला को देने के बजाय खुद को देता है, क्योंकि बचपन से उसने यही चीज़ देखी है, यही पैटर्न उसने शो किया, यही चीज़ उसने नॉर्मल रिकॉर्ड किया कि जिस चीज़ से मैंने हाथ रखा वो तो मेरी होनी ही चाहिए, बिकॉज आई एम लाइक दैट, आई डिज़र्व दैट थिंग। मेरी एक कुरान टीचर थी, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूँगी उनका तो उनको कोई आइडिया भी आता था ना, तो वही हमेशा ये बोलती थी, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये आइडिया डाला, अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली। यानी कोई बात भी दिमाग में आना, इसका क्रेडिट भी वो अल्लाह ताला को देती थी, और ये चीज़ मैंने उनसे सीख ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में रखूँ। अगर कोई आइडिया भी हमें आए तो इस आइडिया का भी क्रेडिट हम अल्लाह ताला को दें कि अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली। ठीक है, लेकिन जो ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड होगा वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं तो ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ। दूसरा, हैव द बेस्ट थिंग और एसेट्स, मतलब उसको लगेगा मेरे पास जो चीज़ें हैं ना वो सबसे बेस्ट है, मेरे जैसी कार किसी के पास नहीं, मेरे जैसी बाइक किसी के पास नहीं। और आपने वर्ड सुने होंगे ना, देखिए ऐसी बाइक किसी के पास, देखिए ऐसी शर्ट किसी के पास, बच्चे बोल रहे होते हैं, देखिए ऐसे शूज़ किसी के पास, ये तो सिर्फ मेरे पास ही हैं, बोलते हैं ना बच्चे ऐसे। तो ये साइन है वो बच्चा ओवर पैम्पर्ड हो रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, और उसको ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि किसी और के पास मेरे से बेहतर चीज़ हो, और फिर यहीं से उनके अंदर एक सीड डेवलप होता है जेलसी का। क्रेडिट ऑफ सक्सेस बिलोंग्स टू मी, हर सक्सेस का, कोई अच्छी चीज़ हुई हो, कुछ भी हुआ हो, वो खुद को क्रेडिट देता है। कोई ग्रुप में भी कोई चीज़ हुई हो, वो बोलता है देखा मैंने दिया था ना आइडिया, देखा मैंने कहा था ना ऐसे करो, देखा मैं लेके आया था ना ये कलर्स, कुछ भी XYZ, हर चीज़ का क्रेडिट वो किसको देगा? खुद को।
वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा मतलब अगर इन केस उसने कोई आइडिया दिया भी है तो इसका क्रेडिट कोई और ले जाए। हर चीज़ को वो खुद की तरफ, हर कामयाबी को वो खुद की तरफ मंसूब करेगा। पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर्स ऑन अदर्स, ठीक है। हमेशा कोई नुकसान हुआ हो, हमेशा वो दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, वो खुद पे कभी भी ब्लेम नहीं लेगा। डजन एक्सेप्ट द मिस्टेक, ये तो बहुत करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक होती है, और ये ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड के साथ ही होती है। वो अपनी मिस्टेक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको बचपन से अनड्यू फेवरिंग दी, उसको रियलाइज़ ही नहीं करवाया माँ ने बचपन से कि तुम्हारी भी बेटा गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ आप गलत हो, यहाँ आपके सही डिसीजन नहीं लिया है, आप भी मिस्टेक कर सकते हो, सामने वाला बच्चा ठीक है। मुझे केस याद आया, मेरे ही जानने वालों में था ये केस। एक बच्चा था, उसको चोरी की आदत हो गई थी, मेरे कहीं दूर के रिलेटिव में था केस। उस बच्चे को चोरी की आदत हो गई, तो उस बच्चे के किसी बड़े ने उसकी मदर को जाके शिकायत लगाई कि मैंने नहीं बल्कि 2-4 और लोगों ने इस बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा है। चोरी लाइक छोटी छोटी चीज़ों की, और बच्चों में ये आदत हो जाती है कि बच्चे चीज़ें उठाते हैं दूसरों की बिना परमिशन के, और वो फिर एक चोरी में ही तब्दील हो जाती है वो आदत, अगर उसको रोका ना जाए। तो उसकी मदर ने उसका बहुत ज़्यादा फेवर किया कि नहीं, मेरा बेटा तो ऐसे कर ही नहीं सकता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, कुछ नहीं किया। ना उस चीज़ की तहकीक की, ना अपने बच्चे से पूछा, और आगे जाके वो इतना ज़्यादा क्रिमिनल लाइन में चला गया। खैर, अब जाके एक एडल्ट बन के वो उसमें चेंज आए हैं, भला हो आलम अब क्या लाइफ चल रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव सीन अ केस लाइक दैट। तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है जब माँ अनड्यू फेवरिंग करती है। और फिर ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं ना, दे कैन बिकम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। वो बच्चे क्या होते हैं, वो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। तब भी मैंने ऊपर कहा कि अक्सर जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है ना, वो मर्दों में देखी गई है, क्योंकि हमारे घरों में जो हमारा माहौल है, जो हमारा ये जो इंडिया इधर का एशिया का एक देसी कल्चर है, वहाँ पे अक्सर लड़कों को ज़्यादा पैम्पर किया जाता है रेदर देन इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, ठीक है। लड़की फिर भी घर का काम कर लेगी, लेकिन लड़के को, माँ बीमार भी हो ना तो लड़के को मजाल नहीं है कि वो जाके बर्तन धो ले, और माँ धोने ही नहीं देगी, ठीक है। तो यही लड़के जाके क्या बनते हैं, नार्सिसिस्ट बनते हैं, जो फिर अपनी माँ के लिए भी, अपनी बीवी के लिए भी, और अपने बच्चों के लिए भी एक मुसीबत बन जाते हैं। अच्छा, अगर आपने, ये तो हो गया आपने अगर ओवर पैम्परिंग की, अगर आपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की, होते ना कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, वो जो मैंने ऊपर टर्म यूज़ की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, हर मामले में एकदम बच्चों के सर पे खड़े रहना, ये मत करो, वो मत करो, ये क्या किया, वो क्यों किया, ये क्यों तोड़ा, यहाँ क्यों गए, बहुत स्ट्रिक्टनेस की, तो वो बच्चा क्या होगा, वो सबमिसिव पर्सनालिटी बन जाएगा। और हम अक्सर जब स्कूल्स में होते थे, ऐसे बच्चे होते थे हमारी क्लासेस में। एक इंट्रोवर्ट अलग होता है, लेकिन सबमिसिव पर्सनालिटी वाला बच्चा कौन होगा, उसकी साइन क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से वो वर्ड सुनता आ रहा है, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुमने फिर तोड़ दिया। क्योंकि उस बच्चे को जब डर होगा ना कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है, तो ऐसा बच्चा नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करता। जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, वो बच्चा कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिव की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट में बताई थी, फर्स्ट सेशन में। वो बच्चा कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डर रहेगा मैंने ये गलती कर दी तो अब मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है। तो वो, और क्रिएटिव ना होने की वजह से, नई चीज़ें ट्राई ना करने की वजह से, वो जो स्ट्रेस ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेस में जो बच्चा रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो सकता। चाहे आप उसको कितनी क्लासेस करवा लें कॉन्फिडेंस की, पर्सनालिटी बिल्डिंग की, वो बच्चा नहीं हो सकता, इल्ला ये कि अल्लाह उस पर रहम कर दे। दूसरा है फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। जो डोमिनेंस पर्सनालिटी था, हर फेलियर का वो खुद पे ही जिम्मेदारी ले लेता है। क्यों? उसने बचपन से सुना है ये चीज़, तुम ही तो हो, तुम ही ने तो ये किया है, घर में कुछ भी हुआ उसी पे इल्ज़ाम डाला गया। तो अब वो उस पर्सनालिटी में ढल जाता है कि कुछ फेलियर हुआ हो, जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल ना भी हो, वो खुद पे
इल्ज़ाम लेता है, शायद मेरी वजह से हुआ, शायद मैंने ये आइडिया दिया था, शायद मैंने ये किया था। दूसरा, पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन अदर्स। हमेशा दूसरों पे, मतलब दूसरों को क्रेडिट देता है वो बच्चा सक्सेस का। क्यों? क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे वो ग्रुप में, अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप में कुछ हुआ, ठीक है, और कुछ सक्सेसफुल चीज़ हो गई, जो कोई वो टास्क कर रहे थे, तो वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो दूसरों को बोलेगा नहीं नहीं ये तो आपने किया होगा, ये तो आपकी वजह से था, हम कहाँ, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो ऐसे हैं, मेरा कहाँ इतना दिमाग है, आपने ये सेंटेंस सुने होंगे। तो वो बच्चा कभी खुद को अच्छी चीज़ नहीं समझेगा, वो अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा, और रिपीटेडली ही विल से आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। वो नई चीज़ें ट्राई करेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, कोई सोशल सर्कल से, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो। हमेशा उस बच्चे के ज़बान पे एक वर्ड होगा, आई कांट डू इट, मैं नहीं ये कर सकता, नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। वो नई चीज़ें नहीं ट्राई करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया है बचपन से। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, मैंने लाइव एग्जांपल्स ऐसे बच्चे देखे हैं कि बड़े एडल्ट होने तक भी वो इतना ज़्यादा सबमिसिव पर्सनालिटी बन गए हैं कि वो, और सबसे बड़ा साइन जो है ना, जो सबमिसिव पर्सनालिटी वाला बच्चा होता है, जिसको बहुत स्ट्रिक्टनेस मिली होती है, वो कभी भी अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। वो खुद से, या वो अपनी वाइफ के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या पहले खुद के लिए ही वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, जब तक उसको दूसरे की एक वो ना मिले, मतलब एक अथॉरिटी या फिर एक साइन कि हाँ इन्होंने अप्रूवल मुझे दे दिया है, अब मुझे ये करना है। वो बच्चा कभी भी डिसीजन मेकर नहीं बन सकता। डजन रिटेलिएट मच। अब उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो या उससे कोई चीज़ पूछा हो, वो एकदम फ्रीज मोड में चला जाता है वो बच्चा, और वो रिटेलिएट नहीं करता। मतलब वो, क्योंकि उसको डर होता है, मैंने अगर आगे से कुछ बोला, अब मुझे डांट पड़ेगी, अब मुझे मार पड़ेगी, वो फ्रीज मोड में चला जाता है बच्चा बार बार, और वो रिटेलिएट नहीं करता। वो कहता है मतलब ठीक है मैं नहीं किया होगा, या वो चुपचाप भी मार खा लेगा। खैर ये बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है अगर बच्चा ऐसा है तो डोमिनेंस पर्सनालिटी वाला बच्चा और सबमिसिव पर्सनालिटी वाला बच्चा, ये पेरेंट के ऊपर है कि वो कैसे उसको नरिश कर रहे हैं, और आपको बहुत बैलेंस क्रिएट करना है, और आपको उसको इस स्वीट स्पॉट में जो मैंने यहाँ मेंशन किया है उसके दरमियान रखना है। ना ही सबमिसिव यानी स्ट्रिक्टनेस वाला बच्चा, ना ही पैम्पर्ड बच्चा, ठीक है। आपको दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है ताकि दोनों पर्सनालिटीज़ उसके अंदर ना आए। और इसके लिए कुछ डू एंड डोंट्स होंगे, क्योंकि जब हम बच्चे को ओवर पैम्पर करते हैं ना, या फिर अब तक जिन्होंने ओवर पैम्पर बच्चे को किया होगा, अब आप जब वो चेंजेस लेके आएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे टैंट्रम्स शो करेंगे। तो कुछ डू एंड डोंट्स हैं, हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी मीटिंग स्टॉप करेंगे क्योंकि 40 मिनट्स होने वाले हैं। आफ्टर दैट आई विल शेयर द लिंक, फिर हम डिस्कशन करेंगे। नेवर पॉइंट आउट हिज और हर वीकनेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। प्लीज़ ये मत करे। शायद अब जब मैं ये बना रही थी ना, मुझे भी एक दो बार रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक दो बार बोल दी एक चीज़ अपने बच्चे के बारे में, आगे से मुझे ये सीखना है कि मुझे नहीं बोलना। अपने बच्चे की कोई वीकनेस किसी दूसरे के सामने मत बोलें प्लीज़। अरे ये तो बहुत ही गुस्से वाला है, इसका गुस्सा, इसको तो इतना गुस्सा आता है, उस बच्चे की पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन जाएगा, और ही विल मेक श्योर कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ। अरे ये तो ऐसे वर्ड्स बोलता है अपने बड़ों को जब इसे गुस्सा आता है कि पूछो ही मत, ठीक है। अरे ये तो इतना ज़िद्दी है कि जब ये अपनी ज़िद पे आता है बस वो चीज़ लेके ही रहता है। प्लीज़ डोंट मैनिपुलेट, डोंट एक्सप्लॉइट हिम। अब अपने बच्चे की वीकनेस कभी भी किसी दूसरे के सामने ना बोलें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके इन लॉज हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों। मेक श्योर जब बच्चा वहाँ बैठा है तो बच्चे की कोई वीकनेस किसी के सामने ना बयान करें, ठीक है। उससे वो और एश्योर हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। दूसरा, अंडरस्टैंड और टैकल देम साइकोलॉजिकली। आप उसकी चीज़ें समझें। जब वो टैंट्रम्स शो कर रहा है उसके पैटर्न ध्यान में रखें कि कब कौन सी चीज़ पे वो ये टैंट्रम शो कर रहा है, कब वो ज़िद कर रहा है, कब किस बात पे, उसकी कैसी सिचुएशन है,
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एक मिजाज अपने बच्चे का समझना होगा। थर्ड, डोंट जस्ट से नो, रेदर गिव देम चॉइस और ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अगर जब बच्चे को बहुत ज़्यादा नो मिलती है ना, नो सुनने को जब मिलता है, वो बच्चा स्टबर्न और बहुत ज़िद्दी हो जाता है। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रही है बस, ओके। तो लास्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि डोंट से नो, बच्चों को नो मत बोले। अगर बच्चे के अंदर एनर्जी है कि वो दीवारों पे लिख रहा है, उसको चैनलाइज करें। बच्चे को तो लिखना है ना, बच्चे को अपनी एनर्जी यूज़ करनी है। तो रेदर देन सेइंग कि नहीं दीवार पर मत लिखो, तुमने क्या किया, तुमने ख़राब कर दी, उसको आप वाइट बोर्ड ला के दें। एक वॉल के स्टिकर्स आते हैं कि बेटा ये जो बाकी वॉल्स हैं इस पर नहीं लिखना, आपके लिए एक वॉल है, मैंने इस पर स्टिकर लगा दिया, मैंने इस पर वाइट बोर्ड लगा दिया, या मैंने आपको पेंटिंग या एनीथिंग जो भी आप बच्चे को दे सकते हैं आपकी इस्तात के अकॉर्डिंग, मैंने वो दे दिया, अब आपको इस पे लिखना है, ये मत करो, ये करो, आपको ये चीज़ बोलनी है उसको। ठीक है, जैसे ही आपने बोला ये मत करो, फ़ौरन ही आपको बताना है कि ये करो। जैसे कुछ बच्चे ज़िद करते हैं, नहीं मैं तो ये शर्ट मुझे पहननी ही नहीं है, मुझे पहननी ही नहीं है, तो आप भी उनके साथ ज़िद मत करें कि नहीं यही पहननी है। आप बच्चे को यहीं से पहले ऑप्शन दें, बेटा आपको रेड टी शर्ट पहननी है कि आपको येलो टी शर्ट पहननी है। उसको डिसीजन मेकर बचपन से बनाएं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। ठीक है, और बच्चे को हर बात पे ऑल्टरनेटिव्स दें। अगर वो कुछ चीज़ कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। हम क्योंकि उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं कर पाते, या हम बस देखते कि बच्चा शरारत कर रहा है तो हमें उसे रोकना है, टोकना है, मारना है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसको ऑल्टरनेटिव्स देने होंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके दिमाग में पॉजिटिव एफर्मेशंस डालें। इंशाल्लाह इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आगे के फर्दर सेशंस में। ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है बच्चे के दिमाग में जो असर क्रिएट करेंगी ना, यू कांट इवन इमेजिन उसका कितना पॉजिटिव रिव्यू आएगा इंशाल्लाह। बार बार आपको जो बच्चे से करवाना है ना, या आप जो चाहती हैं मेरे बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। जागते हुए, सोते हुए, मेरा बच्चा तो बहुत सब्र वाला है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो बहुत फर्माबरदार है, और भी बहुत सारी एफर्मेशंस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बच्चों को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। और हम कंपेयर करें अफसोस के साथ, हम नेगेटिव एफर्मेशंस बच्चे को ज़्यादा देते हैं या पॉजिटिव एफर्मेशंस? नेगेटिव, तुम तो हो ही ज़िद्दी, क्यों इतनी शरारत कर रहे हो, कितने ज़िद्दी हो तुम, कितने बदतमीज़ हो गए हो, कितने गुस्से वाले हो गए हो। आप ना चाहते हुए भी आपको ये पता भी नहीं लगेगा आप उसको कितनी दिन भर में नेगेटिव एफर्मेशंस दे रही हैं। और आप ये टास्क बनाएं, अपने लिए लिखें कि आज मैंने अपने बच्चे को कितनी पॉजिटिव एफर्मेशंस दी, कितनी नेगेटिव एफर्मेशंस दी। क्योंकि जो भी आप माँ, खासकर माँ, जो भी उस बच्चे को एफर्मेशंस देगी वो उसकी दिमाग में बैठ जाएंगी, एंड हिज बॉडी विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द एफर्मेशंस। इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, ये थेरेपीज़ में यूज़ होता है पॉजिटिव एफर्मेशंस देना। जब बच्चा सो रहा है तब भी उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, क्योंकि उसका माइंड जाग रहा होता है और उसके अंदर जाती हैं वो एफर्मेशंस। ठीक है, जितना हो सके जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं, जो नेक बने, कुछ भी बने, मेरा बच्चा तो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, बहुत नेक है, फर्माबरदार है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बिल्कुल ज़िद नहीं करते, XYZ, जो भी आप बना सकती हैं अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस। और आज के लिए आपका टास्क यही है, मेक अ लिस्ट, कंपेयर करें नेगेटिव और पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने बच्चे के लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाएं, उसको बोलें, दिन भर में बोले, एंड शेयर द रिजल्ट्स विद मी। और जो लास्ट में मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोगों को एक टास्क दिया था कि अपने बच्चों को 25-30 डेज़ तक पैकेट फूड नहीं देना है, उसका रिज़ल्ट भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। आई थिंक 1-2 मिनट रह गए हैं, तो हम मीटिंग यहीं पे बंद करते हैं, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ डिस्कशन इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप दिस सेशन वॉज बेनिफिशियल। जज़ाकल्लाहु खैरा।